हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का लेक्चर है। उसमें हमने जो अब तक पढ़ा था वो धारा 4 के संबंध में जो पनिशमेंट दे रखे थे उनके संबंध में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें धारा 5 यानी दंडादेश का लघुकरण के संबंध में जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करता है। और ये जो सेक्शन है धारा 5 जो है वो आपका जो आईपीसी है उसकी धारा 54 और धारा 55 और 55A ये तीन सेक्शन इनसे कोरिलेट करती है। 55A इसका स्पष्टीकरण जो दे रखा है, एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है उससे रिलेटेड है धारा 55A। ठीक, तो इसमें जो धारा 54 थी, धारा 55 थी, वो थी कि दंडादेश का जो लघुकरण है, जो कम्यूटेशन किया जाता है, अगर मृत्यु दंडादेश का जो लघुकरण है वो 54 में था और आजीवन कारावास का जो या अन्य कारावास का जो लघुकरण है, कम्यूटेशन है, वो 55 में दे रखा था। तो यहाँ पर धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि समुचित सरकार का मतलब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपराधी की सहमति के बिना, देखो जब भी कम्यूटेशन किया जाएगा, लघुकरण किया जाएगा, तो वो अपराधी की सहमति के बिना किया जाता है। ठीक है ना, उसकी सहमति के बिना भी मतलब किया जा सकता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता के अधीन यानी बीएनएस के अधीन। अब यहाँ पर जो है ना किसी दंड का, ये यहाँ पर नया है किसी दंड का। इससे पहले क्या था कि 54 में अलग था कि मृत्यु दंडादेश का, है ना, मृत्यु दंडादेश यानी डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस का, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या अन्य जो इम्प्रिजनमेंट है उसका। बीएनएसएस की धारा 474। अब बीएनएसएस की धारा 474 का मतलब है यहाँ पर जो सीआरपीसी थी आपकी, सीआरपीसी की सेक्शन 433 उससे कोरिलेट है, जहां दंडादेश को लघुकरण किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके अधीन 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में यहाँ पर कम्यूटेशन उसका कर सकती है। कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे लघुकरण कर सकती है, कम्यूटेशन कर सकती है। इसका मतलब क्या है? कम्यूटेशन करना मतलब क्या होता है? तो देखो इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, हम इसको देखो उसमें लघुकरण भी आता है और ये जो रिलेटेड रहेगा आपका, ये आपने पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं 72 में जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जाता है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? दंडादेश का जो है वो क्षमा करता है, निलंबन करता है, परिहार करता है या लघुकरण कर सकता है ना, प्रविलंबन कर सकता है, निलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, इस तरह से, यानी रेस्पाइट भी कर सकता है, रिमीजन भी कर सकता है, कम्यूटेशन भी कर सकता है, सस्पेंशन भी कर सकता है, रिप्राइव भी कर सकता है, पार्डन भी कर सकता है। ये सारी चीजें उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अधीन करता है और राज्यपाल जो क्या करता है 161 के अंतर्गत में करता है आर्टिकल के। ऐसे ही हम बीएनएसएस अगर हम पढ़ेंगे तो बीएनएसएस में एक चैप्टर है 34 जो कि सेक्शन 453 से लेकर 477 तक है, और इसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 472 से लेकर 477 तक, जिसमें 472 नई जोड़ी गई है जो मर्सी पिटीशन की बात करती है डेथ पेनल्टी में। उसके बाद में जो 473 से लेकर 477 है वो दंडादेश के निलंबन और उसके परिहार, उसके लघुकरण से संबंधित है। ठीक है ना। और ये चैप्टर 34 आपका जो सीआरपीसी थी उसमें चैप्टर नंबर 32 था। सीआरपीसी में यही चैप्टर नंबर 32 था जो कि आपका 432 से ये चैप्टर स्टार्ट था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं लघुकरण के बारे में, तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो लघुकरण होता है, लघुकरण का मतलब यानी कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लघुकरण का मतलब क्या है? तो लघुकरण में क्या होता है, जो सजा होती है उस सजा की प्रकृति यानी उसके नेचर को, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है।
तो सजा की प्रकृति को बदलना यानी चेंज करना नेचर में किसके, पेनल्टी के। तो जैसे जो मृत्यु दंडादेश अगर दिया है तो मृत्यु दंडादेश को किस में चेंज किया जा सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, या अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, या इम्प्रिजनमेंट है तो उसको अन्य किसी दंड में यानी बदला जा सकता है, इस तरह से। तो नेचर में चेंज कर देना, उसका कम्यूटेशन कर देना होता है। ऐसे ही उसके बाद में एक और शब्द आता है, यहां पर हम पढ़ते हैं परिहार। परिहार होता है जो कि हमारा रिमीजन होता है। और रिमीजन में क्या होता है, यहाँ जो सजा है उसके नेचर में चेंज नहीं किया जाता है ना। सजा की प्रकृति यानी उसके नेचर, प्रकृति को बदले बिना, प्रकृति को बदले बिना सजा में कमी की जाती है, सजा में कमी की जाती है। जैसे अगर यहाँ पे 5-7 वर्ष का कारावास दिया हुआ है तो उसका रिवीजन करके कर दिया 3 वर्ष का कारावास, ठीक है ना। या 10 वर्ष का कठोर कारावास दे रखा है तो 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया। तो सजा की प्रकृति में चेंज नहीं किया है लेकिन सजा में कमी कर देना, वो उसको क्या कहते हैं, रिवीजन कहते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है वो आता है निलंबन। निलंबन होते हैं सस्पेंशन करना, सस्पेंशन करना। अब सस्पेंशन क्या होता है, यानी जो दंड होता है उसके एग्जीक्यूशन को, उसके निष्पादन को रोक देना। दंड के पनिशमेंट जो मिलता है, सेंटेंस जो मिलता है, उसके एग्जीक्यूशन को, उसके निष्पादन को रोक देना, उसके निष्पादन को रोक देना। अब रोका किस वजह से जाता है, यानी मान के चलो कोई जांच वगैरह है उसके दौरान, या फिर कोई अन्य कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ये इसके कारण इसको दंड के निष्पादन को यानी एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, इसको क्या कर देना, रोक देना ही क्या कहलाता है, सस्पेंशन, यानी कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। तो ये आपका सस्पेंशन हो जाता है। उसके बाद में फिर आती है आपकी एक और वर्ड आता है, वो है प्रविलंबन। प्रविलंबन इसको बोलते हैं रिप्राइव, रिप्राइव, ठीक है ना। अब रिप्राइव में क्या होता है, रिप्राइव में भी जो सेंटेंस होता है, जो दंड होता है, उसको कुछ समय के लिए, उसको कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, टाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो टाला जाता है, ये जो प्रविलंबन होता है, ये कोर्ट जैसे करती है ना, कि विशेषकर ये जो स्पेशली जो होता है ना, ये डेथ पेनल्टी में वहां पर होता है कि उसकी फांसी की सजा को टाल दिया जाता है ना। तो ये स्पेशली हम कहेंगे ये किसके लिए है, डेथ पेनल्टी में ज्यादातर इसका यूज होता है। जैसे फांसी की सजा को टाल देना कुछ समय के लिए, आज नहीं इसके 3 दिन बाद फांसी होगी, ठीक है ना। तो वो आपका रिप्राइव कर देना होता है। उसके बाद में फिर है आपका विराम कर देना। विराम कर देना यानी इसको बोलते हैं रेस्पाइट करना। रेस्पाइट करना, रेस्पाइट में क्या होता है, इसमें जो अभियुक्त, जो अपराधी होता है, उसकी किसी न किसी कारण की वजह से सजा को कम कर देना होता है, ठीक है ना। यानी इसमें भी क्या होता है, जो स्पेशल परिस्थिति है, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना, इसमें टालना नहीं है, सजा को कम करना होता है रेस्पाइट में। जैसे मान के चलो वो फिजिकली, शारीरिक रूप से क्या है, अपंग है ना, या अक्षम है,
या कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है तो गर्भावस्था के कारण उसकी सजा को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पाइट करना। ठीक है ना। और फिर इसमें एक और है लास्ट, क्षमा करना, क्षमादान। और क्षमा जो कि पार्डन होता है, तो पार्डन में क्या किया जाता है, पार्डन में जो भी सजा रहती है उस सजा को ही माफ कर दिया जाता है, यानी सजा को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और उसकी जो डिटेंशन होती है, जो भी उसकी कारावास होती है, उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये पार्डन हो गया। तो इस तरह से हमने इनको पढ़ा। अब बात आती है कि इसमें जो समुचित सरकार थी, वो समुचित सरकार का मतलब क्या है, तो वो यहाँ पर स्पष्टीकरण, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि समुचित सरकार में दोनों आती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और एक स्टेट गवर्नमेंट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन मामलों में आएगी और स्टेट गवर्नमेंट किन मामलों में आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मामलों में आती है, उन मैटर्स में आती है, उन केसेस में आती है जिनमें दंडादेश, यानी जो सेंटेंस है वो क्या है, मृत्यु का दंडादेश है, यानी सेंटेंस ऑफ डेथ है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध कोई अपराध है जिस पर संघ की यानी यूनियन की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी एक्सटेंशन है किसका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव पावर का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है ना। तो जहां पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, एक्सटेंशन है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन का, तो उन अपराधों पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आती है। और उन मामलों में, उन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट आएगी जिनके भीतर अपराधी दंडादेश हुआ है, यानी जहां अपराधी को दंडादेश दिया गया है। अब ऐसा दंडादेश चाहे वो मृत्यु का हो या नहीं हो, बस वो ऐसे सब्जेक्ट से, मैटर से रिलेटेड किसी अपराध के विरुद्ध हो जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो ये जो मैटर हैं, विषय हैं, ये अपराध से संबंधित हैं। और ये जो सूची है ना, जैसे शेड्यूल दे रखी है मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन में 7वीं अनुसूची में जो है, तो राज्य सूची, विषय सूची, तो वो ऐसे विषय से संबंधित उन पर वहां पर दे रखा होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होता है। ठीक। तो ये आपका जो है सेक्शन 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है सेक्शन, वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहती है, सेक्शन 6 कहती है दंडा विधियों की भिन्न, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी दंडा विधियों की भिन्नों का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे किसी सजा को, ठीक है ना, तो वो किस तरह से करेंगे उसके संबंध में धारा 6 प्रावधान करती है। और धारा 6 आपकी जो आईपीसी है उसकी धारा 57 से 57 से कोरिलेट करती है। ठीक है ना। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में, यानी कैलकुलेट करने में, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी अदरवाइज कहीं पर दे रखे हैं कोई प्रोविजन, उनको छोड़ करके जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है उसको 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा, यानी काउंट किया जाएगा, रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो यहां पर क्या है कि जो आजीवन कारावास अगर किसी सजा में दे रखा है और वहां पर दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करनी है, दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करना का मतलब क्या होता है, अगर किसी अपराध के लिए सजा दे रखी है 1/3, यानी कारावास का 1/3, आधा, 1/4, तो अब कारावास का 1/4 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, आधा दे रखा है। अब कारावास अगर आजीवन कारावास है तब कितना होगा, तो तब 1/3 कैसे लगाया जाएगा, आजीवन कारावास का 1/3, आजीवन कारावास का 1/4, आजीवन कारावास का आधा, तो वहां पर ये कैलकुलेशन होगी कि वहां पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को कितना माना जाएगा, 20 वर्ष माना जाएगा। तो अब 20 वर्ष का 1/3 लगा लें या
आधा लगा लें या 1/4 लगा लें। तो इस तरह से जो है वहां पे काउंट करने के लिए ये सेक्शन है। अब इसमें वैसे जो आजीवन कारावास का मतलब होता है वो व्यक्ति के शेष जीवन जो रहता है, बचा हुआ जीवन जो है उसके कारावास का ही रहता है, ठीक है ना। और धारा जो ये 6 है ये कोरिलेट करती है, जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में सेक्शन 11 511 मतलब जो थी, अब प्रेजेंट में जो बीएनएस है उसमें सेक्शन आप 62 पढ़ेंगे, इससे कोरिलेट। कौन सी सेक्शन है? 62। वहां पर जो आपराधिक अपराध करने के प्रयत्न के लिए जो दंड है ना, वहां पर दे रखा है कि आजीवन कारावास का या फिर जो अन्य कारावास है उसका आधा उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। आजीवन कारावास हो या अन्य कारावास हो, उसका कितना दिया जाएगा? आधे तक का उसका जो है वो दिया जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये सेक्शन जो है वो आपका काम आएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही हम जो सेक्शन पढ़ेंगे आगे, एक और सेक्शन है इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे आईपीसी में सेक्शन 116 पढ़ते हैं, बीएनएस में आपका सेक्शन 56 है। आईपीसी में 119 120 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 59 और 60 है। तो इन सेक्शन को आप देखेंगे तो इनमें जो पनिशमेंट दे रखा है ना, वो ऐसे ही दे रखा है कि कारावास का 1/4 हो, कारावास का 1/3 हो, कारावास का आधा हो, तो ऐसे करके दे रखा है, ठीक है ना। तो उन सेक्शन में भी यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब कितना लगाया जाएगा? 20 वर्ष माना जाएगा। और ऐसे ही हम अगर बीएनएसएस देखेंगे तो बीएनएस में सेक्शन 479 है, जो सीआरपीसी थी आपकी उसमें 436A था सीआरपीसी में। बीएनएसएस में 479 आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है जो बेल दी जाती है किसी व्यक्ति को, अगर कोई पेंडिंग है, विचार अंडर ट्रायल कैदी है, उसको बेल पर या बॉन्ड भराकर छोड़ा जा सकता है यदि उसने उस कारावास का आधा जो है वो या 1/3 जो है वो भुगत लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर 479 में ये प्रोविजन आपका दे रखा है। तो 479 में दो जगह प्रोविजन ये दे रखा है, जब बेल या प्रोवाइजर जो दे रखा है उसका फर्स्ट क्लॉज का, वहां पर ये दे रखा है कि कोई भी अपराधी है जो अपने कारावास का जो है वो 1/3 तक भुगत लेता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बॉन्ड भराकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही वहां पर जब अगर आधा भुगत लेता है तो मतलब उसको डिटेंड जो है वो नहीं किया जा, मतलब वो डिटेंड उसको नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है, इससे रिलेटेड केस भी आया था, वो तो फिर उसमें पढ़ेंगे बीएनएसएस में, ठीक है ना, 479 से रिलेटेड। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आजीवन कारावास के आधे का मतलब जो वो कैसे किस किस जगह पर काउंट हो रहा है वो ये है। अब जो बात आती है इसमें एक और चीज आती है, वो आती है गोपाल विनायक गॉडसे। गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है उसका जो अर्थ है वो व्यक्ति के शेष जीवन के कारावास के बराबर ही है, शेष जीवन के कारावास से रिलेटेड है। बाकी जो सेक्शन 57 है यानी प्रेजेंट में जो सेक्शन 6 है वो केवल कैलकुलेशन के पर्पज से उसको 20 वर्ष माना जाता है, ठीक है ना। और यही चीज एक और केस है, वो है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट। यही बात इसमें कही गई थी, ठीक है ना, कि आजीवन कारावास का मतलब जो वो व्यक्ति के शेष जीवन का कारावास है, और जो धारा 57 है वो केवल जो है वो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन के लिए प्रावधान करती है। तो इस तरह से ये सेक्शन 6 आपकी कंप्लीट होती है। अब बात आती है सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 आपकी देखो, 7 को इंग्लिश में हिंदी में आप पढ़ेंगे तो वो है 7,
और आईपीसी में जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं 60 को 60, ठीक है ना, 60 और 7, तो ये कोरिलेट करती हैं सेक्शन 60 से। धारा 7, यहां पर धारा 7 कहती है कि जो पनिशमेंट दिया जाता है, जो सेंटेंस दिया जाता है कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भी भाग, ठीक है ना, यानी चाहे तो वो कहे कि जो 7 साल की सजा मिली है उसको पूरी की पूरी 7 वर्ष या 7 में से 3 वर्ष कठिन हो सकता है या सादा हो सकता है, ठीक। तो प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से मतलब जो है वो आजीवन मतलब कारावास और जुर्माना या कारावास या जुर्माना दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा, सेंटेंस का ऑर्डर देगा, वो कॉम्पिटेंट होगा किस बात के लिए, दंडादेश में ये बात निर्दिष्ट करे कि वो जो दंड दे रहा है उसका संपूर्ण कारावास कैसा होगा, कठिन होगा, या ये निर्दिष्ट करेगा उसमें कि ऐसा संपूर्ण कारावास कैसा होगा, सादा होगा, या यह है कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष कैसा होगा, सादा होगा। तो जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें संपूर्ण कारावास है उसका कोई भाग या तो कठोर हो सकता है या सादा हो सकता है। तो ये सिंपल थी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 आपका जो है एक पूरा मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, या आप कहें कि एक अलग जो सेक्शन बनाता है, एक खंड बनाता है, ठीक है ना, और ये कोरिलेट करता है आपका आईपीसी की सेक्शन 63 से लेकर 70 तक के प्रोविजन को, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला वाला क्लॉज है वो कहता है, उसके बारे में बात करेंगे कि जुर्माने की रकम, जुर्माना, इन सब के बारे में डिफॉल्ट यानी व्यतिक्रम किया जाता है तब लायबिलिटी क्या होगी, यानी अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो इसमें जो पहला वाला है ये है सेक्शन 63 से कोरिलेट, जुर्माने की रकम की जो बात करता है। तो जुर्माने की रकम कितनी होगी, तो जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, यानी नो सम इज एक्सप्रेस्ड, कोई राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि जुर्माना कितना हो सकता है, तब वहां पर अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है, वो दायी है या दायी होगा, वो अनलिमिटेड कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, असीमित रहेगी, लेकिन किंतु अत्यधिक नहीं होगी, यानी एक्सेसिव नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वो असीमित है, तो इससे पहले जो आईपीसी थी ना उसमें था ये यहाँ पर अमर्यादित, तो अब यहाँ पर शब्द जो चेंज कर दिया है, मर्यादा विधि लिमिटेशन एक्ट को बोलते हैं, जैसे लिमिट जहाँ पे दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी होती है, तो अमर्यादित यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी असीमित, अमर्यादित, तो यहाँ पर शब्द किया है असीमित, ठीक है ना। तो ये 63 से जुर्माने की रकम, इसको याद रखना है, 8 का क्लॉज 1 जुर्माने की रकम, ठीक है ना। यहाँ पर इससे याद रखना है जुर्माने की रकम, हेडिंग को आपको याद रखना, 8 का क्लॉज का फर्स्ट, 8 का क्लॉज 1 जो है वो जुर्माने की रकम से कोरिलेट करता है। उसके बाद क्लॉज सेकंड आपका क्लॉज सेकंड है आपका 64 जो सेक्शन है आपकी उससे, ठीक है ना, आईपीसी की 64 जो बात करती है वो बताती है कि कोई अपराध है, अपराध जब किया जाता है तो अपराध के प्रत्येक मैटर में 2 तरह के पनिशमेंट वहां पर मिल सकते हैं, जैसे कारावास के साथ जुर्माना, कारावास या जुर्माना, या केवल जुर्माना, 3 तरह के पनिशमेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। कारावास के साथ जुर्माना का मतलब है 3 वर्ष और 5,000 रुपए या 50,000 रुपए जुर्माना, है ना। कारावास या जुर्माना उनमें से कोई भी मिल सकता है, या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध होते हैं। तो किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माना हो सकता है। कारावास के साथ जुर्माने में कारावास सहित या रहित जुर्माना, यानी कोई ऐसा अपराध होता है जिसमें अपराध कारावास सहित या रहित होता है जुर्माने के। दूसरा कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडित
दंडादेश हुआ है। तो देखो जहां पर कारावास, जुर्माना शब्द देखो, जुर्माना किस किस के साथ में लगा हुआ है, तो जुर्माना कारावास के साथ में है। अब अपराध चाहे कारावास सहित या रहित जुर्माना हो। दूसरा, जुर्माना कारावास के अथवा में हो सकता है ऐसा अपराध, और उसमें जुर्माना से दंडादेश हुआ है, या अपराध में केवल जुर्माना है और तब जुर्माने से दंडादेश हुआ है। तो तीनों कंडीशन में अगर वो जुर्माने से दंडादेश हुआ है, यानी साथ में उसमें जुर्माना लगा हुआ हो, अपराध चाहे इस तरह का हो, कारावास और जुर्माना होता है ना, किसी किसी सेक्शन में कारावास और जुर्माना, किसी अपराध में लिखा रहता है कि वह कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किया जाएगा, और वहां पर वो कारावास से दंडादेश ना करके जुर्माने से दंडादेश होता है। तब तीसरी कंडीशन है कि किसी अपराध में कारावास नहीं है, केवल जुर्माने से दंडादेश होता है, यानी 200 रुपए का, 5000 रुपए का, इस तरह से, और वहां पर उस पर वो जुर्माना लगाया गया है। तो ये तीनों कंडीशन के अपराध में जुर्माने से जब उसको दंडादेश किया जाता है, मतलब पनिश किया जाता है, तब कोर्ट क्या करेगा, तब यहां पर कोर्ट का काम है कि वह कोर्ट ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा, यानी सेंटेंस देगा सच ऑफेंडर्स, क्या टू डायरेक्ट, सक्षम होगा कि दंडादेश, वो जो दंडादेश है, दंडादेश के द्वारा यह निर्देश देगा कि जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, यानी डिफॉल्ट होने की दशा में, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए जो है वो सर्टेन टर्म्स के लिए, अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। क्यों? क्योंकि जो जुर्माने का दंडादेश हुआ और जुर्माना देने में उसने डिफॉल्ट करता है तब। अब जो अमुक अवधि का कारावास भोगेगा, अब ये जो कारावास है उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा। मान के चलो वो कारावास और जुर्माना, इस अपराध में वो दंडादेश हुआ है। अब इसमें कारावास मिला 3 वर्ष और जुर्माना हुआ 5000 रुपए। अब वो जुर्माना नहीं दे रहा है, तो अब जुर्माना ना देने पर उसको क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टर्म्स के लिए क्या होगा, कारावास वो भोगेगा। लेकिन इसके लिए जो कारावास रहेगा वो इस 3 वर्ष से क्या रहेगा, अतिरिक्त होगा, जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है, मतलब इससे, या जिसके लिए वह किसी दंडादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कोई कारावास है और उसके लिए वो लघुकरण करके उसका कारावास जो चेंज कर दिया हो तब भी। ठीक है ना, तो ये जुर्माना देने में व्यतिक्रम का कारावास उस कारावास से अलग होगा। अब आता है इसका नेक्स्ट तीसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज इसमें बात करता है जो कि सेक्शन की आईपीसी की 65 है। अब जो हमने अभी तक 3 तरह के कारावास पढ़े थे, मतलब 3 तरह के जुर्माने से रिलेटेड अपराध के मामले में सजा पड़ी थी, उसमें से एक में यहां पर है कि कारावास के साथ जुर्माना। कारावास के साथ जुर्माना का मतलब है, जो यहां पर तीसरा वाला पॉइंट है वो है कारावास और जुर्माना। इस अपराध में अगर किसी सेक्शन में बीएनएस में इस तरह का अपराध है जिसमें कारावास और जुर्माना दिया हुआ है, तब यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने की कंडीशन में कोर्ट अपराधी को कारावास से दंडित करने का निर्देश देता है, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। तो यहां पर कारावास की अवधि से 1/4 से अधिक वो नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। ठीक है ना, तो यहां पर 1/4 से अधिक नहीं होगी। जैसे कारावास और जुर्माना है और उसने जुर्माना यहां पर नहीं दिया, ठीक है ना, उसको 3 वर्ष तक के कारावास से और 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडादेश किया गया। अब उसने ये जुर्माना नहीं दिया। अब जुर्माना नहीं दिया है तो इस अपराध में अधिकतम सजा मान के चलो 3 वर्ष ही दी जा सकती है। ठीक है ना, जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है 3 वर्ष अधिकतम दी जा सकती है। अब इसने ये जो 5000 रुपए नहीं दिए हैं, इस 5000 रुपए नहीं देने पर इसके लिए जो कोर्ट कारावास उसको देगा वो इस कारावास का 1/4 से अधिक नहीं होगा। तो 3 वर्ष का 1/4 कितना हो गया, इसको महीने में काउंट करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 है ना, 12 3 जा 36, तो 36 मंथ माह हो गए, और इसका 4 से आप पार्ट इसका डिवाइड कर दो, 4 नहीं 36, तो कितना हो गया 9 माह। तो इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा,
जुर्माना न देने पर 9 महीने का कारावास। तो ये सेक्शन 65 से जो कोरिलेट है क्लॉज 3, इसमें ये बात की गई है। अब बात करते हैं इसके क्लॉज 4 की। क्लॉज 4 आपका कोरिलेट करता है सेक्शन 66 को। देखो 3 और 5 को कोरिलेट करना है आपको एक साथ। ये जो 4 क्लॉज है ये अलग से है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वह कारावास जिसे कोर्ट जुर्माना देने में डिफॉल्ट करने पर, जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने के लिए, या फिर अगर वो कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट करता है, यानी सामुदायिक सेवा करने के लिए उसको आदेश दिया है लेकिन वो सामुदायिक सेवा करने से मना कर देता है, तो फिर जब कारावास इस चीज के लिए डिफॉल्ट करने पर दिया जाएगा, वो कारावास ऐसे किसी भांति का, ठीक है ना, ऐसा कारावास किसी भी भांति का हो सकता है, यानी एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी भांति का हो सकता है जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेष्ट किया जा सकता है, यानी उसको सेंटेंस्ड उस अपराध के लिए अगर उसको दिया जा सकता है तो वो किसी भी भांति का उसके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको डिस्क्रिप्शन को याद रखना है कि 4 जो क्लॉज है वो एनी डिस्क्रिप्शन की बात करता है। तो इसी से आपको ये प्री के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है जो तीसरे क्लॉज को आपको 5वें क्लॉज से कोरिलेट करना है। 5वें क्लॉज से कोरिलेट क्यों करना है? क्योंकि जो हमने तीसरा वाला जो क्लॉज पढ़ा था उसमें तीसरे वाले क्लॉज में जो बात थी वो थी जब अपराधी को कारावास और जुर्माना के अपराध में दंडादिष्ट किया जाता है। और जो 5वां जो क्लॉज है ये है सेक्शन 67 से कोरिलेट, और यहां पर ये कहता है कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, ठीक है ना, या कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट होने की कंडीशन में इंपोज करता है, अधिरोपित करता है, वो कैसा होगा? सादा होगा। यानी अगर कोई अपराध है और उसमें कौन सा कारावास है, कौन सी सजा है? केवल जुर्माने से, ठीक है ना, या कम्युनिटी सर्विस की सजा है। अब कम्युनिटी सर्विस की सजा से संबंधित प्रोविजन कहां थे ये हम पनिशमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में ही वो क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है। इसमें या तो इसमें डिफॉल्ट कर रहा है, अगर इससे सजा मिली है इसकी कम्युनिटी सर्विस की तो इसमें डिफॉल्ट कर रहा है। तो डिफॉल्ट होने की कंडीशन में अब जो कारावास उसको मिलेगा वो कैसा कारावास होगा? सादा होगा। और कितनी अवधि तक कारावास मिलेगा? तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास से सजा देने का निर्देश दे सकता है, वो निम्नलिखित अवधि होगी। तो इन दोनों की कंडीशन में यहां पर टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है डिफॉल्ट की कंडीशन में। अब डिफॉल्ट की कंडीशन में कितना होगा? तो जहां पर जुर्माने की जो रकम है वो 5,000 रुपए से अधिक की नहीं है, यानी अगर जुर्माना कितना है? 5,000 रुपए तक है, 5,000 रुपए तक है, तो जुर्माने में डिफॉल्ट करने पर उसको, जुर्माने में डिफॉल्ट करने पर, देखो यहां पर जुर्माने की रकम 5,000 रुपए तक है, तब तो उसको 2 माह 2 मंथ तक का यहां पर उसको कारावास मिलेगा डिफॉल्ट करने पर। लेकिन ऐसे यहां पे जुर्माने की रकम से तो निर्धारित हो गया, लेकिन कम्युनिटी सर्विस के लिए किस तरह से यहां पे जो है डिफॉल्ट करने पर पनिशमेंट मिलेगा ये यहां पर नहीं है, ऐसा है ना भाई। रकम से तो आपने निर्धारित कर दिया 2 माह तक, लेकिन कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट अगर करता है तब उसको 2 माह मिलेगा, 4 माह मिलेगा या 1 वर्ष तक मिलेगा, कितना मिलेगा ये यहां पर नहीं है डिस्क्राइब, ठीक है ना। और दूसरा है कि जब जुर्माने की रकम कितनी है? 10,000 रुपए तक है। अधिक ना हो का मतलब क्या है? 10,000 रुपए तक है, तब उसको डिफॉल्ट करने पर कितना पनिशमेंट मिल सकता है? 4 मंथ तक का। और अन्य मैटर में, यानी अगर 10,000 रुपए से अधिक है, अन्य कंडीशन में 1 वर्ष से अनधिक का मतलब क्या हो गया? 1 वर्ष
तक का कारावास उसको मिल सकता है। ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये चेंज हुआ है, ये 50 रुपए की जगह पर चेंज हुआ है 5,000 रुपए, 100 रुपए की जगह पर चेंज हुआ है यहाँ पर कितना, 10,000 रुपए। तो ये यहाँ पर चेंज है। और यहाँ पर भी 1 वर्ष जो चेंज हुआ है, ये 6 माह की जगह पर चेंज हुआ है 1 वर्ष। तो ये इतना इसमें चेंज हुआ है। तो ये हो गया आपका जुर्माना में डिफॉल्ट करने पर या कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट करने पर उसको कितना पनिशमेंट हुआ। तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 माह, 10,000 रुपए है तो 4 माह, और 1 वर्ष तक है तो मतलब अन्य दशाओं में 10,000 रुपए से अधिक है तो 1 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट है आपका 6 क्लॉज का ही पार्ट है 6A। 6A जो है आपका वो है कोरिलेट करता है सेक्शन 68 आईपीसी को। सेक्शन 68 जो है, अब यहाँ पर ये क्या कहता है, जो 6 का क्लॉज है वो कहता है कि जो जुर्माना देने में डिफॉल्ट जो उसने किया और उसके लिए उसको जब कारावास मिला, सेंटेंस मिला, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट का, वो इम्प्रिजनमेंट तब समाप्त हो जाएगा जब वो जुर्माना अगर वो चुका देता है, ठीक है ना, या फिर विधि की प्रक्रिया के द्वारा उस जुर्माने को उससे वसूल कर लिया जाता है, उद्ग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है ना। या तो पेड कर दिया जाता है या उसको क्या किया जाता है, लेवाइड, लेवाइड किया जाता है, लेवी जिसको बोलते हैं ना, लेवी, LEVI, LEVY, लेवी, लेवी की ही ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, लेवाइड। तो या तो उसको उद्ग्रहित कर लिया जाता है या विधि की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर जुर्माने को वो दे देता है। दूसरा जो इसका पार्ट है, सब क्लॉज है, वो क्या है, वो है सेक्शन 69 से कोरिलेट। यानी ये क्या कहता है, ये कहता है, ये आनुपातिक की बात करता है कि अगर मान के चलो उसने सजा शुरू कर दी, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, डिफॉल्ट होने पर उसको कितनी कितनी सजा, मान के चलो 2 माह की सजा मिली या 4 माह के लिए मिला, है ना, या 1 वर्ष तक है जैसे वहां पर, कितनी भी है, और इसमें से उसने मान के चलो 2 माह उसने 4 माह के लिए हुआ और 2 माह उसने कारावास भुगत लिया, है उसकी सजा 4 माह की। तो अब ये बात करती है सेक्शन 6 का सब क्लॉज जो है, वो सेक्शन 6 नहीं है, सेक्शन 6 के मतलब 8 के क्लॉज का सब क्लॉज हो गया अब ये। तो ये सब क्लॉज बी जो है ये कहता है कि यदि जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने की दशा में जो नियत है उसकी कारावास की अवधि, और वो अब तक अवसान होने का मतलब है समाप्त नहीं हुई है, और समाप्त होने से पहले ही जुर्माने का वो ऐसा अनुपात चुका दिया जाता है या उससे फिर वसूल कर लिया जाता है जिसे देने में व्यतिक्रम होने पर वो कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग, अब जितना रह गया, न चुकाए भाग के आनुपातिक से कम न हो, मतलब उतने बाकी 2 महीने अगर इसमें से बचे और उतने तक का अगर वो जुर्माना जो दे देता है, ठीक है ना, जो न चुकाए गए भाग के, यानी इस 2 माह के लिए जो अब तक नहीं दिया उसने, आनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहा इसने, यदि जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पहले जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए, जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उससे वसूल कर लिया जाए, कैसा अनुपात, कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है, जैसे 2 माह भुगत ली, जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग, अब 2 माह तक का ही चुकाया नहीं है उसने, उसके आनुपातिक से कम न हो, तो 2 माह से ये कम ना हो। ठीक है ना। तो अगर ये मान के चलो 2 माह 10 दिन अगर ये चुका लेता, मतलब 2 माह 10 दिन का ये कारावास भुगत लेता, तो ये कारावास अब इसका जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये बात ये 66 का क्लॉज 6 का सब क्लॉज बी कह रहा है। अब उसके बाद में इसमें इलस्ट्रेशन भी है, जैसे इसी का वही इलस्ट्रेशन है जो हमने पढ़ा है, इसमें भी इलस्ट्रेशन में चेंज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये है तो यहाँ पर 100 रुपए की जगह पर 1000 रुपये कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ 750 रुपये है, जो 75 रुपये था उसकी जगह पर 750 रुपये कर दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो 500 रुपये है तो यहाँ पर 50 रुपये थे तो 500 रुपये कर दिया है, ठीक है ना। तो इसी की तरह से है कि 1000 रुपये के लिए जुर्माने से और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 माह के कारावास से दंडादेश हुआ वो। अब 4 माह के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है। यहाँ यदि कारावास का 1 माह के अवसान से पहले, अब 1 माह के लिए उसने कारावास वो भुगत रहा है, ठीक, 1000 रुपये का जुर्माना है। अब जो 1000 रुपये का जुर्माना है इसमें, तो 1000 रुपये के जुर्माने पे कितना कारावास उसको मिलता है, यहाँ पर जो हमने देखा था उसमें 5000 रुपये तक कितना था, 2 माह, ठीक है ना। 5000 रुपये तक पे कितना था, 2 माह। तो इसका मतलब है 1000 रुपये पे कितना होगा, 2 माह के लिए, वो 4 माह के लिए यहाँ पर किया गया है उसको कारावास से, ठीक है ना। अब 1 माह उसमें भुगत लिया, 1 माह के अवसान से पहले ही जुर्माने के बचे कितने, 750 रुपये उस पर। अब 750 रुपये बचते हैं उस पर। अब 750 रुपये, 750 रुपये या तो चुका दिए जाएं या फिर उससे वसूल कर लिए जाएं। तो प्रथम मास का अवसान होते ही उसे उन्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसको 4 हिस्सों में बांट लो 1000 रुपये के हिसाब से, है ना। 250 रुपये ऐसे करके 4 के हिस्सों में बांट लिया। तो अगर उसने 1 माह का भुगत लिया मतलब 250 रुपये का उसने भुगत लिया। अब बचे 750 रुपये, 3 महीने का और बचा उसका कारावास। अब उससे 750 रुपये अगर वसूल कर लिए जाते हैं तो उसको बाकी 3 महीने उसको कारावास में नहीं रहना पड़ेगा। अगर उसने 2 महीने भुगत लिए जाते, यदि 750 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि ये कारावास में चुका दिए जाएं या उससे वसूल कर लिए जाए तो एक तुरंत क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और यदि कारावास के 2 माह के अवसान से पहले, यानी अब यहाँ पर 2 माह हो गए, तो 2 माह के अवसान से पहले ही 500 रुपये चुका दिए जाएं या वसूल कर लिए जाएं तो ये 2 माह के पूरे होते ही छोड़ दिया जाएगा। तो अब उसका कितना होगा, 250 के हिसाब से 500 रुपये। अब 500 रुपये वो दे देता है और बाकी 500 रुपये का वो भुगतेगा कारावास पूरा। यदि 500 रुपये उन 2 माह के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि एक कारावास में है चुका दिए जाए, वसूल कर ली जाए तो एक तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह है कि अगर मान के चलो वो 3 माह होने पर, 3 माह के अवसान से पूर्व बाकी के 250 रुपये वो देता है, तब उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तब वो पूरा कारावास वहां पर वो भुगतेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात कही गई है। अब जो नेक्स्ट है वो है 7 क्लोज, धारा 8 का 7 क्लोज। ये कहता है, ये आपका 770 से रिलेटेड है, 770 से रिलेटेड है। ये कहता है कि अगर उससे जो जुर्माना वो तब भी नहीं दे रहा है, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया नहीं गया है, दंडादेश यानी सेंटेंस दिए जाने के बाद कितने वर्ष के भीतर, 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय पर, और यदि अपराधी उस सेंटेंस के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादेश है, अगर 6 वर्ष से के कारावास से दंडादेश है तो 6 वर्ष के भीतर उससे ले लिया जाएगा, जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा। लेकिन वो मान के चलो 7 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उस कालावधि के अवसान से पहले किसी भी समय पर उससे वसूल किया जा सकेगा। और अगर इस दौरान अपराधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो अपराधी की मृत्यु होने से उसकी किसी भी संपत्ति इस दायित्व से उसे उन्मुक्त नहीं करती है जो उसकी मृत्यु के बाद उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है।
ठीक है ना। तो अब क्या किया जाएगा, अगर अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी संपत्ति से, उसकी प्रॉपर्टी से उस जुर्माने को वसूल किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात इसमें कही गई है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 आपकी कोरिलेट है। ये कई अपराधों से मिलकर बनी अपराध के लिए दंड की अवधि। ठीक है ना। ये क्या कहती है, कई अपराधों से मिलकर बनी अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी जहां कोई बात जो अपराध है और ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न किया गया हो। एक्सप्रेसली ऐसा प्रोवाइडेड जब तक नहीं है तब तक उसे एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। यानी ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन आपकी आईपीसी की 71 से कोरिलेट है और इसको आपको पढ़ना है बीएनएसएस की सेक्शन 25 से कोरिलेट करके। तो यहां पर क्या है, ये इसमें जो है हम पढ़ेंगे, आपको इलस्ट्रेशन से ज्यादा समझ में आएगा ये। यानी जहां कोई अपराध ऐसा है कि वो ऐसे भागों से मिलकर बनना, ऐसे हिस्सों से मिलकर बना हुआ है जिनका हर एक हिस्सा अपराध का उसका वो अपने आप में ही अपराध है, तो अपराधी को हर हिस्से के लिए दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, हर हिस्से के लिए दंड नहीं किया जाएगा, उस हर हिस्से को मिलाकर के जो अपराध बना है उस अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा। जैसे मान के चलो उसने एक व्यक्ति की 50 बार लाठी मार करके उसकी मृत्यु कारित की, यानी डेथ हो गई उसकी। अब यहां पर जो हर बार लाठी इसने मारी, तो हर लाठी अपने आप में मारना उसका अपराध था, तो ये जो उसकी मृत्यु कारित करना एक अपने आप में एक अपराध बना है। तो हर 50 लाठी के लिए उसके 50 वर्ष ऐसे नहीं होंगे, अगर एक लाठी के लिए 1 वर्ष है तो 50 लाठी के लिए 50 वर्ष नहीं होंगे, बल्कि उन सब के लिए एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी ये 50 लाठी से मिलकर के जो अपराध बना है उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई ये बात। अब जो इसका जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जहां पर कोई बात, अब लेकिन बात आती है ना कि जैसे 50 लाठी से मारा तब तो ठीक है, वो तो स्पष्ट हो गया कि हाँ भाई 50 लाठी से मारा तो तब वो एक से अधिक के लिए दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन इस तरह की है कि कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी उस समय लागू किसी विधि की 2 या अधिक अलग अलग डेफिनेशंस में आने वाला अपराध है, अलग अलग डेफिनेशन में आने वाला अपराध है। या फिर दूसरी कंडीशन यह है कि जहां पर कई कार्य हैं जिनमें से स्वयं एक से या एक से अधिक से अपराध गठित होता है। कोई कार्य जहां पर कई कार्य हैं जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एक से अधिक से अपराध गठित होता है और वो मिलकर के क्या बनाते हैं, कोई एक भिन्न यानी एक अलग अपराध का गठन करते हैं, तब वहां पर अपराधी को गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। कौन से गुरुतर दंड से? गुरुतर दंड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोर सेवियर पनिशमेंट है, मोर सेवियर पनिशमेंट जो है उससे दंडित नहीं किया जाएगा। जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करता है उसे दे सकता है, तो उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। जितना कोर्ट उसका विचारण करता है, जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट उसे उस अपराध के लिए दे सकता है, उससे अधिक दंड उसका नहीं होना चाहिए, यानी कोर्ट की क्षमता से अधिक दंड उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी एक अपराध के लिए अगर उसकी सजा उस कोर्ट की सक्षमता से अधिक हो रही है तो वो उससे अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, अब इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन एक तो ये बता दिया
ये वाला तो बता दिया कि लाठी से 50 प्रहार करता है। इसका जो फर्स्ट वाला जो क्लॉज था वो ये कोरिलेट ही करता है, ठीक है ना, कि उसको क्या किया जाएगा, संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से उसको दंडनीय किया जाएगा, वरना तो 50 लाठी के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावास किया जा सकता था उसको, लेकिन वो संपूर्ण मारपीट के लिए एक ही दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसका जो सेकंड क्लॉज जो कह रहा था, इसका जो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्लॉज जो है, किंतु यदि उस समय जब ए यह को पीट रहा है, यह को मतलब जेड को पीट रहा है, और उसी टाइम पर वाई उसमें क्या करता है, इंटरफेयर कर देता है। अब ए ने जेड को छोड़ करके वाई पर जो है क्या कर दिया, स्ट्राइक किया, यानी प्रहार किया। तो यहां पर जो वाई था उस पर किया गया जो प्रहार है वो अलग प्रहार है, उस कार्य का भाग नहीं है वो, जिसके द्वारा ए जेड को वॉलंटरी जो है हर्ट कारित करता है। इसलिए ए जो है वो जेड को वॉलंटरी हर्ट के लिए एक दंड से, और वाई पर जो उसने स्ट्राइक किया, प्रहार किया, उसके लिए दूसरे दंड से दंडनीय किया जाएगा उसको। तो यहां पर ये जो दूसरा वाला क्लॉज था कि अलग अलग परिभाषाओं में जो आता है अपराध या अलग अलग कार्यों से मिलकर बनता है वो अपराध, उसके लिए वो अलग अलग दंड जो उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। 2 या अधिक परिभाषाओं में अलग आने वाला हो गया, एक वॉलंटरी कॉज हो गया, हर्ट हो गया, और दूसरा जो उसका अलग अपराध हो गया, या किसी को धमकी दी है और साथ में दूसरा कोई अपराध किया है। तो इस तरह से ये अलग अलग दंड का उपबंध करते हैं। अब जो सेकंड है इसमें वो है नेक्स्ट धारा 10। अब धारा 10 आपकी रिलेटेड है 72 आईपीसी से, और इसको हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की जो सेक्शन हमने पढ़ी थी 221, जो कि बीएनएसएस है, उसमें सेक्शन 244 इससे कोरिलेट है, सेक्शन 244 से, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे कि जहां कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड कितना होगा, जबकि जजमेंट में ये कहा गया है, कथित स्टेटेड है कि ये डाउट है कि वो किस अपराध का दोषी है। कई अपराधों में से किस अपराध के लिए वो दोषी है, इस बात का अगर संदेह है तब उस दोषी व्यक्ति को कितना पनिशमेंट कौन सा दिया जाएगा जजमेंट में। तो ये कह रहा है कि उन सब मैटर्स में जिनमें ये डिसाइड किया गया है कि कोई व्यक्ति उस डिसीजन में, उस जजमेंट में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी तो वो है, लेकिन कौन से अपराध का दोषी है, किंतु ये संदेहपूर्ण है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। तो यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, डाउट तो है उस पे, तो वो उन अपराधों में से उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कम से कम दंड वाले अपराध के लिए दंडादेश किया जाएगा। अब मान के चलो जैसे हम पढ़ते हैं उसमें आईपीसी में पढ़ते थे कि 323 का अपराध बना है, 353 का अपराध बना है, 307 का अपराध बना है, ठीक है ना। अब इनमें से अब ये डाउट है कि इनमें से उसने कौन सा अपराध किया है, तो कौन सा अपराध किया है तो वहां पर हम कम से कम दंड वाले के लिए उसको दंडित करेंगे, यानी संदेह का लाभ किसको मिलता है, सदैव अभियुक्त को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर डाउटफुल जो है उसका ऑफेंस, तो संदेह का लाभ किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, एकांत परिरोध की। जो एकांत परिरोध यहां पर है वो है आपका पहली कंडीशन। एकांत परिरोध क्या होता है, कोई भी अभियुक्त है उसको जब वो गंभीर कोई अपराध कर देता है तो उसको बाद में उस चीज के लिए पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, और वो प्रायश्चित करना चाहता है कि मेरे से अपराध हो गया है। तो उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और उसे अपराध का पश्चाताप करने के लिए क्या किया जाता है, एकांत परिरोध में रखा जाता है, जो
गंभीर अपराधी होते हैं उनसे अलग, गंभीर अपराध के लिए जो सजा काट रहे होते हैं अपराधी, उनसे अलग रखा जाता है, तो उसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है। तो जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उसको कन्विक्टेड ठहराया जाता है जिसके लिए इस बीएनएस के अधीन कोर्ट को उसे कौन से कारावास, कठोर कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति है, तो कोर्ट क्या करेगा, अपने दंडादेश जब उसको सेंटेंस देगा तो उसमें एक ऑर्डर भी साथ में देगा, दे सकता है, मतलब ऑर्डर भी साथ में दे सकता है कि जो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, उसको उस कारावास के जिसके लिए उसको दंडादेश मिला है, उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है, उस कारावास के किसी भी भाग के लिए, यानी अगर 7 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो उसमें से कितना भाग, 1 वर्ष, 6 माह, 5 माह, 3 माह, यानी उसके किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर कितना हो सकता है, 3 माह तक, 3 माह से अधिक नहीं का मतलब क्या है, 3 माह तक के कारावास के लिए निम्नलिखित मापदंड के अनुसार उसको क्या मिलेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध में उसको रखा जाएगा। अब ये 3 माह तक का जो है ये मेजरमेंट कैसे होगा, इसका स्केल यानी जो मापमान है, इसका स्केल है वो कैसे होगा, तो 3 माह होगा किन किन अपराध में, यदि कारावास की अवधि उसको मिली है 6 माह तक, तो अगर 6 मंथ तक का उसको कारावास है तो उसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो 1 माह तक होगा, ठीक है ना। और यदि उसको जो इम्प्रिजनमेंट है, कारावास है, वो 6 माह से तो अधिक है लेकिन 1 वर्ष से कम है, तो इसको कह सकते हैं, दूसरा जो है वो, अगर कारावास एक वर्ष तक है, अगर कारावास 1 वर्ष तक है तो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 2 माह तक, 2 माह तक, ठीक। ऐसे ही तीसरा है, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से तो अधिक है ना, तो यह कम तो है नहीं, तो 1 वर्ष से अगर अधिक है तो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो जाएगा, 3 माह तक। तो 1 वर्ष से अधिक है तो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो जाएगा, 3 माह तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। अब जो बात आती है, इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन है वो जो बात करती है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेक्शन 12 आपकी क्या कहती है, सेक्शन 12 एकांत परिरोध की अवधि की बात करती है, यानी लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और ये सेक्शन 74 से कोरिलेट है, और 11 आपकी किससे कोरिलेट थी, 73 से, ठीक है ना। तो सेक्शन 12 क्या कहती है, सेक्शन 12 कहती है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पनिशमेंट उसको मिला है, सेंटेंस, उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, तो उसका एग्जीक्यूशन, ऐसा कन्फाइनमेंट किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है ना। यानी आपने देखा कि अगर 6 माह तक का कारावास है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 1 माह तक। अगर 1 वर्ष तक का है, 1 वर्ष तक का है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 2 माह तक। और अगर 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह तक। अब ये कह रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के निष्पादन में ये जो पीरियड है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, इसके एग्जीक्यूशन में ऐसा कन्फाइनमेंट किसी भी दशा में जो ये भुगता जाएगा, 1 माह, 2 माह, 3 माह, वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन, यानी ये जो कालावधि के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, यानी जो इम्प्रिजनमेंट होगा अवॉर्डेड सेल एक्सीड 3 मंथ्स
ठीक है ना, यानी विद इंटरवल, इंटरवल जो होंगे इसमें जो अंतराल होंगे, अंतराल का मतलब क्या है, जो गैप होंगे इसमें, वो भी एन्यून, एन्यून मतलब नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन होंगे उतने के, यानी 14 दिन का उसको क्या मिलेगा, एक बार में 14 दिन तक का जो कंफाइनमेंट हो सकता है, 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और फिर 14 ही दिन का उसमें क्या होगा, गैप होगा। और लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन जो जोड़ी है वो कह रहा है कि जब दिया गया कारावास, ये वाला जो कारावास है, जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक होगा, ठीक है ना, जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक माह, अब इनमें जो कारावास दिया गया है उस संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में, यानी 6 माह का अगर उसको कारावास है, 3 माह से अधिक है, तो यानी अगर 6 माह का कारावास है, तो इस 6 माह के कारावास में 1 महीने में जो इसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो कितना होगा, 7 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी 7 दिन तक का इसमें अधिकतम हो सकता है। और साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से एनुअल अंतराल होंगे, यानी गैप भी कितना होगा, 7 दिन का ही 1 महीने में गैप होगा। क्यों होगा, देखो 3 महीने से अधिक पे ही ये लागू क्यों किया है, इसका मतलब समझिए। यानी अगर मान के चलो उसको 3 माह तक का कारावास मिला है, 6 माह तक के कारावास पर कन्फाइनमेंट कितना है, 1 माह, तो 3 माह अगर 3 महीने का है तो इसमें 1 महीने का उसको क्या मिलेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। अब 1 महीने में वो कह रहा है, अब इसको भुगता कैसे जाएगा, अगर मान के चलो वो 7 दिन के हिसाब से 3 महीने में भुगतेगा, तो 1 महीने के कारावास को 7 चौक 28 दिन, 1 महीने के कारावास को 4 बार उसको भुगता जाएगा ना, और 28 दिन, तो 28 दिन का ही गैप होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, तो 1 महीने के कारावास को 3 महीने में वो 7 दिन के हिसाब से ही भुगत सकता, मतलब 7 दिन के हिसाब से भुगत नहीं सकता, क्योंकि 7 दिन का जो है, पहले 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, फिर 7 दिन का गैप होगा, तो 1 महीने का इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इसको 4 बार जब आप करेंगे तो ये 3 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको 7 दिन, 3 महीने के लिए 7 दिन किया गया है। और जब अगर नहीं, मतलब 3 महीने के लिए इसको 14 दिन किया गया है, और 3 महीने से अधिक रहता है तब 1 महीने में 7 दिन रखा गया, क्योंकि अब तो वो धीरे धीरे उसका जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भुगत लिया जाएगा, भोग लिया जाएगा। तो अगर 3 माह तक का कारावास है तब उसका एक बार में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो 14 दिन का हो जाएगा, फिर 14 दिन का गैप हो जाएगा, 1 महीना पूरा हो गया, फिर ऐसे ही अगले महीने में 14 दिन का हो जाएगा, फिर 14 दिन का गैप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 2 महीने में या 3 महीने में उसके 14-14 दिन के हिसाब से उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन के हिसाब से 3 महीने में भुगतेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा उसका 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो 3 माह से अधिक के अगर कारावास है तब 1 महीने में 7 दिन ही रखा जाएगा, वो 6 महीने में आराम से 7-7 दिन करके और गैप करके 7 दिन का, तब वो इस तरह से भोग सकता है उसको। तो ये आपका जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड था। अब बात आती है जो लास्ट है इसका चैप्टर का सेक्शन, वो है सेक्शन 13, जो कि आपकी कोरिलेट है सेक्शन 75 आईपीसी से। ये बात करती है कि पूर्व दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड यानी एनहेंस पनिशमेंट मिल सकता है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो जो कोई व्यक्ति भारत में किसी कोर्ट के द्वारा बीएनएस के चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए कन्विक्टेड ठहराया जाता है, तो अब ठहराए जाने के बाद वो उन दोनों अध्यायों में से, दोनों अध्याय मतलब वही चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अधीन, ठीक है ना, किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए मतलब 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दोबारा से वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक ऐसे कारावास
प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 10 वर्ष तक की हो सकती है, इससे दंडनीय होगा। तो यहां पर उसको पनिशमेंट बढ़ा के मिलेगी क्योंकि वह पहले से ही कन्विक्टेड है उसी अपराध के। फिर यहाँ पर जो चैप्टर 10 है ये उसमें चैप्टर आईपीसी में 12 था, चैप्टर 17 भी आईपीसी में चैप्टर 17 ही था, ठीक है ना। चैप्टर 12 जो सिक्कों और करेंसी नोट से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उनके संबंध में है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात की गई है कि इन चैप्टर के अधीन कोई व्यक्ति अपराध करता है 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय, और फिर अपराध करने के बाद में वो दोषी ठहराया जाता है, फिर उसके बाद में वो आकर के इन्हीं अपराध को दोबारा से करता है, तब उसको एनहेंस पनिशमेंट जो मिलेगा बाद वाले अपराध के लिए, वो भले ही उस अपराध के लिए वहां पर अपराध के लिए जो दंड है वो 10 वर्ष हो या 14 वर्ष हो या 7 वर्ष हो, ठीक है ना, तब उसको उस पनिशमेंट के लिए उसकी अपराध की प्रकृति को देखते हुए भले ही वो 7 वर्ष या 10 वर्ष या 14 वर्ष हो, उसको दोबारा से उसको आजीवन कारावास भी मिल सकता है उस अपराध के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर वो जो है उस अपराध के लिए तो पनिशमेंट 7 वर्ष है या 10 वर्ष है या 14 वर्ष है, जो भी है, ठीक है ना। तो उसको 10 वर्ष तक के अपराध से या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो है वो यहाँ पर चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब जनरल एक्सेप्शन जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। थैंक यू सो मच।